फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना के बारे में। ओके, तो जो रेनॉल्ड फिनोमेना जो होता है वो 95% केसेस ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ प्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी पेशेंट हमारे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ होंगे वो सभी के सभी उनमें रेनॉल्ड्स फिनोमेना दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि 95% ऑफ द केसेस में हम लोग को दिखता है, तो ऑलमोस्ट सभी में दिखता ही है। ओके, तो 95% ऑफ द केसेस में हम लोगों ने देखा था सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस दो पार्ट में डिवाइडेड था, डिफ्यूज़ और लिमिटेड। तो यहाँ पे भी 95% ऑफ द केसेस में डिफ्यूज़ और लिमिटेड में हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, तो एक जनरल क्वेश्चन है कि डिफ्यूज़ और लिमिटेड कहते हैं किसको है? तो एक लेमैन टर्म में आप याद कर सकते हो क्या कि डिफ्यूज़ और लिमिटेड का जो क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहले वो होता है कि साइट ऑफ लीजन कहाँ है, मतलब स्किन लीजन जहाँ पर आपका साइट हुआ है। ओके, तो अगर फेस और आपका एल्बो के आगे, मतलब एल्बो के डिस्टल और अगर फेस अगर इन्वॉल्व है तो वो लोकलाइज्ड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में आता है। ठीक है, मतलब लोकलाइज्ड मतलब क्या कि फेस और एल्बो का डिस्टल पोर्शन। ओके, एल्बो का डिस्टल पोर्शन जो होगा वो हमारा कहलाएगा लिमिटेड। और डिफ्यूज़ क्या होगा? जो हमारा फेस और एल्बो के डिस्टल एंड के अलावा कुछ और भी कहीं और पे भी मैनिफेस्टेशन अगर हम लोग को देखने को मिला तो वो हमारा डिफ्यूज़ कहलाएगा। ओके, तो इसमें रेनॉल्ड्स फिनोमेना में मोस्टली होता क्या है? तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना जो होता है वो एपिसोडिक वैसोकंस्ट्रिक्शन कहलाता है। एपिसोडिक वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप किसी रिस्पॉन्स में, जैसे कि आप कोल्ड में या फिर स्ट्रेस में या फिर वाइब्रेशन में, कोई बंदा जैसे कोल्ड में, जैसे कि बहुत सारे औरतें होती हैं, वो अगर कपड़े धो रही होती हैं तो अचानक से वो लोग अपना हाथ ठंडे पानी में डाल देती हैं, तो उस केस में वैसोकंस्ट्रिक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब नॉर्मल अगर उनका एक्टिविटी रहेगा, अगर नॉर्मल कंडीशन में उनका कोई सा भी वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, स्ट्रेस हो गया या कोई वाइब्रेशन हो गया, तो वहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस फेनोमेना को हम लोग एपिसोडिक वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। एपिसोडिक का मतलब क्या है? कुछ फैक्टर्स के प्रेजेंस में ही वैसोकंस्ट्रिक्शन होंगे यहाँ पे, जैसे कि कोल्ड, स्ट्रेस या वाइब्रेशन। ठीक है, तो अगर अब देखो वैसोकंस्ट्रिक्शन जब हो गया, उसके बाद क्या होगा? जब रीवॉर्मिंग होता है, मतलब क्या कि जैसे कोल्ड के स्टिमुलस में वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, अब वो रीवॉर्मिंग रहा। ओके, तो उस केस में हम लोग को पैलर, साइनोसिस और रेडनेस देखने को मिलेगा। मतलब क्या कि अगर वो स्ट्रेस फैक्टर्स अगर हम लोग को रिमूव कर दिया, मतलब कोल्ड, वाइब्रेशन, स्ट्रेस, ये सब फैक्टर्स अगर रिमूव हो जाते हैं, तो उस केसेस में हम लोग को उसके बाद पैलर हम लोग को देखने को मिलता है, साइनोसिस देखने को मिलता है और रेडनेस देखने को मिलेगा। ओके, और साथ ही साथ हम लोग को पेन भी उसके बाद देखने को मिलेगा, और टाइटनेस ऑफ फिंगर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइटनेस ऑफ फिंगर क्यों हो रहा है? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या कि यहाँ पे फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ओके, TGF बीटा जो होते हैं वो फाइब्रोसिस को इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है। तो फाइब्रोसिस की वजह से टाइटनेस ऑफ फिंगर देखने को मिलेगा। तो यही हमारा रेनॉल्ड्स फिनोमेना है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना में क्या होता है? तो एपिसोडिक वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, कोई सा भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकता है, जैसे कोल्ड हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब वैसोकंस्ट्रिक्शन का जो वो सारे फैक्टर्स अगर हट गए, तो जैसे रिवॉर्मिंग स्टेज में अगर चला गया कोल्ड के बाद, तो उसके बाद हम लोग को पैलर देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा और रेडनेस वहाँ पे रहेगा। ओके, और उसके बाद क्या होगा? उस स्टेज के बाद हम लोग को पेन और टाइटनेस ऑफ फिंगर देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा रेनॉल्ड्स फिनोमेना। अब देखो, रेनॉल्ड्स फिनोमेना का फर्दर क्लासिफिकेशन है टू टाइप्स में, प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना और सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना। ओके, तो जो एक चीज़ याद रखना, जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना के साथ अगर एसोसिएशन है तो यही हमारा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की तरफ जाएगा, और अगर प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना है तो वो मोस्टली सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस नहीं होता है, वो कुछ और फैक्टर्स की वजह से होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी में सबसे पहले डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे कि हम लोग जॉगरन में देखा था क्या कि कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया था प्राइमरी जॉगरन, सेकेंडरी जॉगरन। यहाँ पे भी अगर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ अगर नहीं है तो वो कहलाएगा प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना, और यहाँ पे अगर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना। और सेकेंडरी जो होता है वो बहुत सारे डिजीज़ के साथ इन्वॉल्व होता है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ तो होंगे ही होंगे, जॉगरन होगा, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो सकते हैं, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो सकते हैं, या फिर इन्फ्लेमेटरी मसल डिजीज़ हो सकते हैं। तो इतने सारे डिजीज़ के साथ एसोसिएशन हो सकता है, तो ये हमारा सेकेंडरी में आएगा। हमारा मेन कंसर्न सेकेंडरी ही होता है। अगर सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना है तो वो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड होगा, तो हम लोग सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना के बारे में
देखेंगे इस केसेस में। ओके, तो फ्रेंड्स एक इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस मोस्टली 30 to 50 ईयर्स एजेस में होता है, तो उसी तरीके से जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना होगा वो भी 30 to 50 ईयर्स के साथ एसोसिएटेड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएशन है, और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस भी 30 to 50 ईयर्स में होगा, तो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी 30 to 50 ईयर्स में होंगे। ओके, प्राइमरी जो होगा वो लेस होगा, मतलब 20 to 25 ईयर्स, मतलब कोई यंग फीमेल होगी वो आ रही होगी अगर आपके पास, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि उसको प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना है। ओके, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे यंग एज में ही हो जा रहा है, तो फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव है। इसमें थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स नज़र आते हैं, और यहाँ पे सीवियर सिम्टम्स आएगा। जाहिर सा बात है, इतने सारे डिजीज़ के साथ एसोसिएशन है इनका, तो ये सीवियर सिम्टम्स यहाँ पे एसोसिएशन होगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पे क्रिटिकल लिम इस्कीमिया नहीं होगा, मतलब कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना होगा पर इस्कीमिया डेवलप नहीं करेगा लिम में। ओके, प्राइमरी के केस में, लेकिन सेकेंडरी के केस में क्रिटिकल लिम इस्कीमिया डेवलप कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये सीवियर होता है, और साथ ही साथ क्रिटिकल लिम इस्कीमिया भी डेवलप कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या कि इसका टेस्ट है कुछ, तो ये टेस्ट जो होता है ये डिफ्रेंशिएट करता है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना से। उस टेस्ट का नाम है कैपिलरी नेल फोल्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो किसी को क्या कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना है, और अगर देखना चाहते हो उस इंसान को कि प्राइमरी है या सेकेंडरी, पहले तो आपने कंक्लूजन में पहुंचा कि इसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना है, अब आपको देखना है क्या कि वो प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना के साथ एसोसिएटेड है या सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना के साथ एसोसिएटेड है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो इस टेस्ट का नाम है कैपिलरी नेल फोल्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, हम लोग पेशेंट को डिप करा देते हैं कोई कोल्ड, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कुछ फैक्टर्स, ट्रिगरिंग फैक्टर्स होता था, कोल्ड था, स्ट्रेस था, वाइब्रेशन था, तो कोल्ड वाटर में हम लोग थोड़े टाइम के लिए इसको डिप करा देते हैं इसके हैंड्स को। ओके, और जब हम लोग थोड़े टाइम बाद उसको निकालेंगे कोल्ड स्टिमुलस से, तो वहाँ पे हम लोग को रेडनेस देखने को मिलेगा, पैलर देखने को मिलेगा। ये सारे हम लोगों ने बात किया था, पेन, टाइटनेस वगैरह होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, जो उसका नेल बेड्स होता है ना, नेल बेड्स, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जो उसका नेल फोल्ड होता है। ओके, तो नेल फोल्ड को हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोगों को कुछ स्टेजेस दिखेंगे, जैसे नॉर्मल, अर्ली, एक्टिव, लेट, ये सारे स्टेजेस दिखेंगे। ओके, तो ये अगर कैपिलरी डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है वहाँ पे, मतलब क्या कि जो हमारा जो हम लोगों ने नेल फोल्ड देखा था, जैसे कि ये नेल फोल्ड है, तो यहाँ पे अगर ये नेल फोल्ड है हमारा, तो यहाँ पे अगर कैपिलरी डिस्टॉर्शन यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है, और साथ ही साथ कैपिलरी ड्रॉप आउट है, मतलब कैपिलरी वहाँ पे हम लोग को डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, और कैपिलरी का कुछ ड्रॉप आउट टाइप का हम लोग को दिख रहा है, तो वो हमारा सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना के बारे में बताता है। ओके, अगर कैपिलरी डिस्टॉर्शन है ही नहीं, कोई कैपिलरी ड्रॉप आउट्स हमारा नेल फोल्ड के पास है ही नहीं, तो वो बताता है क्या कि प्राइमरी है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं डिफ्यूज़ और लिमिटेड स्क्लेरोसिस जो है उसमें क्या अंतर है। डिफ्यूज़ और लिमिटेड के बारे में मैंने आपको बता दिया था क्या कि जो लिमिटेड जो होता है उसका मेन मैनिफेस्टेशन स्किन में हमारा फेस और डिस्टल टू एल्बो होता है, ये हम लोगों ने बात किया था। लेकिन डिफ्यूज़ के केस में अदर देन फेस और डिस्टल एल्बो होता है, ठीक है। तो लिमिटेड जो होगा ना वो हमेशा लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और लिमिटेड ही मोस्ट सीवियर होता है फ्रेंड्स, ये ध्यान देने वाली बात है क्या कि मोस्टली जो लोग समझते हैं कि डिफ्यूज़ है, मतलब क्या डिफ्यूज़ मतलब फैला हुआ है तो ये ज़्यादा सीवियर होता है, नहीं, यहाँ पे लिमिटेड जो होगा वो सीवियर होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गर ड्यूरेशन है, मतलब क्या कि बहुत बहुत ज़्यादा टाइम से सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हो रहा है, तो ये सीवियर फॉर्म होगा। ओके, और ये जो होगा वो माइल्डर फॉर्म होगा, माइल्डर सिम्टम शो करेगा इसमें। ओके, क्रिटिकल लिम इस्कीमिया, जाहिर सा बात है जो सीवियर वाला केसेस होगा उसी में ना क्रिटिकल लिम इस्कीमिया प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे लिमिटेड वाले केसेस में क्रिटिकल लिम इस्कीमिया हम लोग को देखने को मिलेगा, जबकि डिफ्यूज़ वाले केसेस में क्रिटिकल लिम इस्कीमिया हम लोग को रेयरली देखने को मिलता है, और ये माइल्डर भी होता है। ओके, तो पहले हम लोग लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं। तो लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस जो हम लोग को सिम्टम्स जो दिखते हैं उसका एक नेमोनिक है, क्रेस्ट। ओके, क्रेस्ट नेमोनिक है। सी से हो गया कैल्सिनोसिस क्यूटिस। कैल्सिनोसिस क्यूटिस जो होता है ये सबसे आखिरी में हम लोग को दिखता है, एट दी एंड। अगर मतलब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ जाओ तो सबसे एंड जो सीवियर स्टेज होगा वहाँ पे हम लोग को कैल्सिनोसिस क्यूटिस देखने को मिलेगा। आर से हो गया रेनॉल्ड्स हम लोग देखा था क्या चीज़ 95% केसेस में दिखता है ये, तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होगा। ओके, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। ईसोफेजाइटिस हम लोग को दिखेगा, ऐसे होगा स्क्लेरोडेक्टाइली
हम लोग को देखने को मिलेगा, और टी से टेलेंजेक्टेशिया देखने को मिलेगा। ओके, टेलेंजेक्टेशिया का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फेस होगा, मतलब उस बंदे का जो फेस होगा, उस फेस में पैचेस बनने लग जाएंगे। ओके, रेडनेस हो जाएगा फेस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज जो हो रहे होंगे, कैपिलरीज का डिस्टॉर्शन हो रहा होता है। और फेस आप लोग जानते हो, फेस जो होता है इसमें बहुत सारे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे फेस में हम लोग को दिखने को मिल जाता है कुछ ना कुछ इसमें क्लिनिकल फीचर्स। ओके, तो उसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? टेलेंजेक्टेशिया कहते हैं। ओके, और इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होता है उसमें एएनए पॉजिटिव शो करेगा। और एएनए पॉजिटिव क्यों शो करता है? क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी, सेंट्रोमियर एंटीबॉडी होते हैं। ओके, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी होते हैं। ओके, तो ये हमारा लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में सेंट्रोमियर एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के सेंट्रोमियर पैटर्न जो होंगे उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रहे होते हैं। ओके, ये याद रखना, ये डिफ्यूज़ से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिमिटेड को। एंटी सेंट्रोमियल एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड में ही दिखता है, डिफ्यूज़ में नहीं दिखता है। ओके, और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ याद रखने का बात है क्या कि लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है। ओके, और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन से ही पेशेंट की डेथ होती है। लेकिन अगर हम लोग डिफ्यूज़ के बारे में बात करेंगे आगे चल करके, तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होता है। ओके, तो लिमिटेड में हमारा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गया, और डिफ्यूज़ के केसेस में हमारा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गया। तो ये हमारा लिमिटेड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफ्यूज़ के बारे में। ओके, डिफ्यूज़ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगा स्किन का। मतलब स्किन आपका बहुत ही ड्राई दिखने लगेगा। स्किन कभी कभी टूटने भी लग जाते हैं, इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ओके, तो ये हम लोग को ड्राइनेस दिखता है। और दूसरा क्या है कि बॉडी का ऑयल नहीं का लॉस हो जाता है, मतलब बॉडी में कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ नहीं रहेगा। कभी कभी केसेस में, रेयर केसेस में हेयर लॉस भी दिखता है, हाइपर पिगमेंटेशन भी दिखने लग जाता है। अब हाइपर पिगमेंटेशन मतलब क्या? वो बंदा जो आएगा वो डार्क हो रहा होगा डे बाय डे, मतलब हर दिन वो थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ उसका जा रहा होगा। ओके, और सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस दिखेगा। सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस क्यों? क्योंकि फाइब्रोसिस हो रहा होता होगा। ठीक है, तो फाइब्रोसिस की वजह से सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस दिखेगा। टाइटनेस ऑफ स्किन जो होगा वो बढ़ जाएगा, ये भी फाइब्रोसिस के कारण हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को दिखेगा। और जाहिर सा बात है, अगर फाइब्रोसिस होगा, ये भी सोचने का बात है, फाइब्रोसिस हो रहा होगा तो स्किन तो ड्राई दिखेगा ही ना। ओके, क्योंकि वहाँ पे स्किन के लेयर, स्किन का जो सरफेस है उसके नीचे फाइब्रोसिस जम गया है, तो ड्राइनेस होगा, बॉडी का जो ऑयल होगा वो भी चला जाएगा। तो ये सब फाइब्रोसिस के वजह से ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्क्लेरोडर्मा फेसिस। स्क्लेरोडर्मा फेसिस का मतलब क्या है? देखो, फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा ना, जो हमारा फेस जो दिखेगा वो नॉर्मल बंदे के जैसा फेस नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके फेस के नीचे फाइब्रोसिस हो रखा है। तो फेस का जो पूरा आर्किटेक्चर होगा वो तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे मास्ड फेसिस देखने को मिलेगा। उसी तरह से लिप्स के बात किया जाए तो पर्स्ड लिप्स देखने को मिलेगा, पकर्ड माउथ देखने को मिलेगा, और माउथ का जो ओपनिंग होगा वो छोटा हो जाएगा, तो माइक्रोस्टोमिया देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सब का रीज़न फाइब्रोसिस है। ओके, और इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ मैंने आपको बता दिया था, जो डिफ्यूज़ होता है वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, और लिमिटेड वाले केसेस में हम लोगों ने देखा था पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। ओके, वहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि जो एंटीबॉडी होता है वो एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी होता है, जबकि डिफ्यूज़ के केसेस में क्या होता है? एंटी SCL70 एंटीबॉडी होता है, एंटी टोपोआइसोमरेज 1 एंटीबॉडी होता है। ओके, तो ये हमारा डिफ्यूज़ में पाया जाता है। एंटी सेंट्रोमियर यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे एंटी SCL70 और एंटी टोपोआइसोमरेज 1 एंटीबॉडी पाया जाता है। ओके, ये भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हो लिमिटेड से और डिफ्यूज़ में। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रीमिटी अल्सर्स। ओके, एक्सट्रीमिटीज़ में हमारा अल्सर यहाँ पे बनेगा। एक्सट्रीमिटी अल्सर क्यों हो रहा है? एक्सट्रीमिटी अल्सर इसलिए हो रहा है क्योंकि रेनॉल्ड्स फेनोमेना हो रहा है। ओके, रेनॉल्ड्स फेनोमेना की वजह से। ओके, और नेक्स्ट है फ्रिक्शन अल्सर। फ्रिक्शन अल्सर जो है और एक्सट्रीमिटी अल्सर दोनों डिफरेंट है। एक्सट्रीमिटी अल्सर मैंने आपको बताया कि वो रेनॉल्ड्स फेनोमेना की वजह से हो रहा है, क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन अगर हो जा रहा है तो वहाँ पे अगेन हाइपॉक्सिया होगा, टिश्यू हाइपॉक्सिया होगा, और उसके वजह से अल्सर का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक्सट्रीमिटी अल्सर है। ठीक है, फ्रिक्शन अल्सर क्यों हो रहा है? फ्रिक्शन अल्सर जो हो रहा है ना, ये ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, जैसे कि कहीं पे आपको ट्रॉमा हो गया। ओके,
ट्रॉमा हो जाएगा, फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स होंगे, ठीक है। तो जिस साइट है ट्रॉमा का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स होगा। तो मोस्टली जो होता है ना डिफ्यूज़ के केसेस में और लिमिटेड के केसेस में, डिफ्यूज़ के केसेस में फ्रिक्शन अल्सर जो होता है वो प्रेशर के कारण होता है, प्रेशर या फिर ट्रॉमा के कारण। और जबकि लिमिटेड के केसेस में हम लोग देखा थे कि गैंग्रेनस अल्सर वहाँ पे होगा, ठीक है, मोर ऑफ द गैंग्रेनस अल्सर। गैंग्रीनस अल्सर अब देखो क्यों हो रहा है, फिर से वही बात हो गई। गैंग्रीनस अल्सर इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया हम लोगों ने देखा था लिमिटेड वाले केसेस में। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया हम लोग लिमिटेड में ही बन रहा था, जिसकी वजह से गैंग्रीनस अल्सर हो रहा था। जबकि डिफ्यूज़ के केस में क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया एब्सेंट था, तो इस्कीमिया होगा ही नहीं, तो गैंग्रीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। डिफ्यूज़ के केस में मोस्टली प्रेशर अल्सर बनेंगे, ओके, उसी को हम लोग फ्रिक्शन अल्सर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग को एक एडेमेटस फेज़ देखने को मिलता है। अब एडेमेटस फेज़ होता क्या है? एडेमेटस फेज़ जो होता है ना, ये सबसे पहले पिटिंग, जो नॉन पिटिंग एडेमा होता है, ओके, नॉन पिटिंग एडेमा होगा। नॉन पिटिंग एडेमा का मतलब क्या है? वहाँ पे बहुत सारा टिश्यू फ्लूइड वहाँ पे आकर के एक्यूमुलेट होने लगेगा, ओके। तो इसके वजह से क्या होता है ना, इसके वजह से बहुत सारा, अगर वहाँ पे टिश्यू फ्लूइड आकर के एक्यूमुलेट हो रहा है तो बॉडी ऑयल वो वहाँ से हट जाएंगे, उनका लॉस हो जाएगा, हेयर का लॉस हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन भी हम लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि स्किन के नीचे बहुत सारा टिश्यू फ्लूइड है। तो अब ऑयल गया, ठीक है, हेयर भी चला गया और हाइपर पिगमेंटेशन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ओके। तो ये सारे स्किन के नीचे अब आ गए। अब स्किन के नीचे टिश्यू फ्लूइड के आने की वजह से क्या होता है कि फाइब्रोटिक फेज़ में चला जाता है। तो इसको हम लोग एडेमेटस फेज़ कहते हैं। एडेमेटस फेज़ फिर फाइब्रोटिक फेज़ बन जाता है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफ्यूज्ड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की। तो ये जो तीन है, ये तीन का कार्डियक हो गया, लंग हो गया और रेनल हो गया, इनका ये तीन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डिफ्यूज़ में ही देखने को मिलता है, ठीक है। लंग में वहाँ पे सिर्फ हम लोग को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन देखने को मिला था। कार्डियक कॉज कुछ हम लोग का वहाँ पे था नहीं लिमिटेड में, रेनल कॉज कुछ नहीं था लिमिटेड में, ठीक है। तो लंग एक है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज़ में मिलेगा। कार्डियक और रेनल कॉज ही सिर्फ डिफ्यूज़ देखने को मिलेगा, ओके। कार्डियक में अगेन वहीं पे अगर मान लो फाइब्रोसिस हो जाएगा तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हम लोग को देखने को मिलेगा। और रेनल के केस में अगर वहाँ पे फाइब्रोसिस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी हम लोग को देखने को मिल रहा है फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है। कुछ ब्लड वेसल्स होंगे, वहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा और ब्लड वेसल्स में पैथोलॉजी हो जाएंगे, तो वही माइक्रो एंजियोपैथी हम लोग को देखने को मिलेगा रेनल के केसेस में, ओके। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कुछ एंटीबॉडीज़ के बारे में, जो कि ऑटो एंटीबॉडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही, जिसमें ये इन्फ्लेमेशन हो रहा था, इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस होता था, फाइब्रोसिस की वजह से फर्दर वो इन्फ्लेमेशन कराता था, और जब इन्फ्लेमेशन हो रहे होते होंगे तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ आते होंगे अपने ही बॉडी का, जो कि ऑटो एंटीबॉडीज़ कहलाता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ ऑटो एंटीबॉडी के बारे में, ओके। तो सबसे पहले ये टोपोआइसोमेरेज 1, ये हम लोगों ने देखा था डिफ्यूज़ में, ओके। तो डिफ्यूज़ स्क्लेरोसिस में टोपोआइसोमेरेज 1 एंटीबॉडीज़ आते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग को टेंडन फ्रिक्शन रब्स देखने को मिलता है। फ्रिक्शंस में हम लोगों ने बात किया था क्या कि फ्रिक्शंस के दो टाइप का हम लोगों को एक्सट्रीमिटीज़ अल्सर। तो फ्रिक्शन अल्सर में मोस्टली ड्यू टू ट्रॉमा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टेंडन फ्रिक्शन रब, जब टेंडन आपस में रब करेंगे तो एक जगह ट्रॉमा होगा, ओके। ट्रॉमा मोस्टली हम लोग को डिफ्यूज़ में देखने को मिलता है, ओके। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो था ये हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज़ में देखने को मिलता है। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट में मैंने आपको बता दिया, ओके। स्क्लेरोडर्मा रेनल क्राइसिस, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। माइक्रो एंजियोपैथी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रोमियर प्रोटीन। सेंट्रोमियर प्रोटीन किस में देखने को मिलता है, तो लिमिटेड में देखने को मिलता है, ओके। वहाँ पे क्या हो रहा था, लिमिटेड वाले केस में हम लोग गैंग्रीनस अल्सर देखने को मिल रहा था, और साथ ही साथ ये सीवियर है तो इस्केमिक क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग डिस्टल इस्केमिक अल्सर कहेंगे कि डिस्टल ये डिस्टल है, डिस्टल नहीं होगा, डिस्टल, ओके। तो डिस्टल क्यों हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लिमिटेड है। लिमिटेड का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि अगर वो फेस को इन्वॉल्व कर रहा है और साथ ही साथ एल्बो के डिस्टल एंड को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये डिस्टल इस्केमिक अल्सर होगा, ओके। और हम लोगों ने लिमिटेड में देखा था क्या कि कैल्सिक्यूनिस क्यूटिस था, क्रेस्ट सिंड्रोम CREST, जिसमें से C जो था वो कैल्सिक्यूनिस क्यूटिस था, ओके। मोस्टली ये सीवियर फॉर्म में ही दिखता है, ओके। पल्मोनरी हार्टी हाइपरटेंशन भी मैंने आपको बता दिया। ओवरलैप सिंड्रोम एक होता है, और एक होता है रेनल क्राइसिस, इसमें रेयर हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो रेनल होता है, कार्डियक होता है और लंग में मोस्टली ILD, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज़ में देखने को मिलता है,
ओके। नेक्स्ट है एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3। एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 ये डिफ्यूज़ में आपको मिलता है देखने को। ओके, इसमें क्या होता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव स्किन इन्वॉल्वमेंट, डिफ्यूज़ है तो रैपिडली प्रोग्रेसिव होगा। ओके, और टीएफआर मतलब वही टेंडन फ्रिक्शन रब, जिसके बारे में बात हम लोग कर चुके थे। जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से हम लोग को अल्सर देखने को वहाँ मिल रहा था। ओके, रेनल क्राइसिस यहाँ पे होगा ही होगा। गेव होता है एक, गेव का फुल फॉर्म है हमारा गैस्ट्रिक एंट्रोवैस्कुलर एक्टेशिया। ओके, गैस्ट्रिक एंट्रोवैस्कुलर एक्टेशिया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि स्टमक जो होता है वो वाटरमेलन टाइप का स्टमक इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ओके, कॉन्टेम्पोरेनियस कैंसर, यहाँ पे कैंसर भी हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा U3RNP, इसको हम लोग फाइब्रिलरिन कहते हैं। ओके, ये मोस्टली हम लोग को डिफ्यूज़, ये भी हम लोग को डिफ्यूज़ में देखने को मिलता है। मतलब लिमिटेड में सिर्फ हमारा सेंट्रोमियर प्रोटीन है, बाकी सारे के सारे हम लोग को डिफ्यूज़ में मिलने को मिलता है। ओके, इसमें क्या होता है ना, इसमें पल्मोनरी आर्टरी और ILD दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ओके, स्क्लेरोडर्मा होगा, रेनल क्राइसिस भी होगा और मायोसाइटिस होगा। ये बस याद रखने का ज़रूरत है आपको क्या, कि इसमें PAH और ILD इन्वॉल्व होते हैं। और रेनल क्राइसिस से क्वेश्चन आया है कि रेनल क्राइसिस मोस्टली किस में मिलता है, तो U3RNP में हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, U3RNP का फुल फॉर्म क्या है, U3 राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है। ओके, ये मोस्ट स्पेसिफिक किडनी के लिए होता है। ठीक है, ये मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी ये फॉर किडनी होता है, तो इसीलिए हम लोग रेनल क्राइसिस जो होता है हम लोग यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ऑटो एंटीबॉडी के बारे में। अगर हम लोग को अब आप बता सकते हैं क्या कि लिमिटेड और डिफ्यूज़ में कुछ ऐसे फीचर जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये सब आप बता ही सकते हो। जैसे कि स्किन इन्वॉल्वमेंट किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो स्किन इन्वॉल्वमेंट मोस्टली डिफ्यूज़ में ज़्यादातर होता है। फिंगर्स में होगा, एक्सट्रीमिटीज़ में होगा, ट्रंक, फेस, ये सब आप बता सकते हो। इसमें कॉन्ट्रैक्चर्स प्रेजेंट्स इसमें हो सकता है। लिमिटेड जो होता है वो मैंने आपको बताया था, लिमिटेड जो होगा वो फिंगर तक ही रहेगा, डिस्टल टू एल्बो है क्योंकि वो फिंगर तक ही होगा। ठीक है, फेस तक ही होगा। इसका प्रोग्रेशन स्लो होता है। ओके, क्योंकि इसका बहुत ही लंबे टाइम तक है, इसका जो ऑनसेट होता है वो अर्ली ऑनसेट होता है। ठीक है, तो इसका प्रोग्रेशन धीरे धीरे होता है, लेकिन ये बहुत ही सीवियर फॉर्म होता है लिमिटेड का। ओके, एज़ कम्पेयर टू डिफ्यूज़। उसी तरीके से रेनॉल्ड्स फिनोमेना के बारे में आप बता सकते हो। रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया किस में होता है, तो लिमिटेड में होता है, और डिफ्यूज़ में क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया एब्सेंट ही होता है। ओके, और ये आप ये इसके बारे में ये भी बता सकते हो, लिमिटेड जो होगा वो ईयर्स तक होता है, मंथ टू ईयर तक इसका प्रोग्रेशन होता है। जबकि डिफ्यूज़ के केस में कुछ वीक्स में ही तक ही रहता है, मतलब 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, बस उससे ज़्यादा नहीं होता है। ओके, मस्कुलोस्केलेटन के बारे में आप बता सकते हो। मस्कुलोस्केलेटन किस में इन्वॉल्व होगा, तो डिफ्यूज़ में होगा। डिफ्यूज़ वाला जो होता है वो सीवियर अर्थ्रैल्जिया करा सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम करा सकता है, टेंडन फ्रिक्शन रब जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है, अर्थराइटिस, मायोसाइटिस, तो ये सारे चीज़ हम लोग को डिफ्यूज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हमारा डिफ्यूज़ में देखने को मिलेगा। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ये किस में देखने को मिलेगा, ये हमारा लिमिटेड में देखने को मिलेगा। ओके, अब रेनल के केसेस में किस में होगा, तो डिफ्यूज़। ये दोनों के केसेस में, लिमिटेड और डिफ्यूज़ दोनों के केस में रेयर ही होता है। ओके, अगर डिफ्यूज़ में भी हो रहा है तो सिर्फ 15% लोगों में होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। और हम लोग क्या बता सकते हैं, कैल्सिक्यूनिस क्यूटिस के बारे में बता सकते हो, ये किस में मिलेगा, तो लिमिटेड में मिलेगा। ऑटो एंटीबॉडी के बारे में आप बता सकते हो, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज़, ये आपका लिमिटेड में देखने को मिलेगा। डिफ्यूज़ में एंटी टोपोआइसोमरेज देखने को मिलेगा, SCL70 होगा, एंटी RNA पॉलीमरेज, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। GI सिम्टम्स में, इसमें डिफ्यूज़ में हम लोगों ने बात किया है क्या कि वाटरमेलन स्टमक हो रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना गेव सिंड्रोम। ओके, ये किसके लिए था, ये डिफ्यूज़ के लिए था। RNA पॉलीमरेज 3 जो है ये आपका डिफ्यूज़ के लिए है। ओके, तो ये हम लोग को वाटरमेलन स्टमक जो होता है ये गेव में देखने को मिलता है। ओके, जनरली जो वाटरमेलन स्टमक या फिर गेव होता है वो दोनों में ही देखने को मिल सकता है जनरली, पर मोस्ट कॉमनली हम लोगों को डिफ्यूज़ में देखने को मिलता है। ईसोफेजाइटिस भी देखने को मिल सकता है। ओके, और ये वाटरमेलन स्टमक की वजह से क्या होता है ना, हाइपर मोटेलिटी हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं इसका डायग्नोसिस के बारे में और इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में।